प्राचीन काल के शहंशाहों के महलों और आज के राजाओं और रईसों की हवेलियों के अलंकृत कक्षों से निकलकर ये हस्तकला समय की अनियमितताओं को पीछे छोड़कर अपनी कहानी दुनिया को सुनाने आगे निकल आई। पर्शिया और सीरिया ने इस शिल्प को सबसे पहले मानव जाति को दिया और हिंदुस्तान में इसको लाने का श्रेय बहमनी सुल्तानों को दिया जाता है, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अपने शासनकाल में इसे यहाँ लाए थे। सुल्तानों ने उस समय के दौरान कर्नाटक में बिदर क्षेत्र पर शासन किया और ये कला इसी जगह के नाम से जानी गई। इस शाही हस्तकला की विरासत को हैदराबाद के निज़ाम ने आगे बढ़ाया। हस्तशिल्प के रूप में बिदरी को इस नाम से लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस कला ने राजाओं, शासकों के किलों और महलों की आलीशान तहजीब को सुशोभित किया। बारीक नक्काशी की तराशी सुराही से लेकर ग्लास और कटलरी, गहनों के टुकड़ों तक और प्लेट्स, ट्रे, कटोरे, वाज, मसाले के बक्से, सिगरेट के डिब्बे, हुक्के के पेंदे, बटन और कफलिंग। बिदरी शिल्प मानो वास्तव में रईसों के घरों की शोभा बढ़ाने के लिए जाना गया। जो चीज़ें बिदरी की कला में उस वक्त बनाई गईं, वो शाही परिवारों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वालों में से थीं। शुद्ध चांदी या सोने में जड़ी ये चीज़ें राजसी ठाट बाट का एक अहम हिस्सा थी। और इसीलिए उनके शासनकाल के दौरान इस शिल्प का विकास हुआ। लेकिन कला के प्रचार करने वाले इन शासकों ने इस बात का ख्याल रखा था, बिदरी शिल्प किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए बिदरी शिल्प को कारीगरों की अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया गया, जो अधिकतर मुस्लिम समुदाय और लिंगायत संप्रदाय के थे। इसमें 3-4 तरह के काम होते हैं। इसमें डिज़ाइन को खोद कर उसमें सिल्वर ऑफ सेम साइज बैठाई जाती है। जब उसको ठोका जाता है तो उसके ग्रूव में बैठ जाती है। फाइनली देयर इज अ टाइप ऑफ केमिकल कोटिंग जो देने से जो बिदर की मिट्टी में ही है, उससे वो चीज़ काली हो जाती है और परमानेंट रहती है। इसमें ज़्यादातर हुक्के हैं, प्याले हैं, तस्तरी है, नील फर्श है, आफ्ताबे हैं, पानदान है, इस तरह की चीज़ें बनी हैं। 1850 के करीब
ये फन हैदराबाद आ गया, कुछ कारीगर बीदर से यहाँ शिफ्ट हुए। कुछ लोग जो मानते हैं कि 1956 में स्टेट रिऑर्गनाइजेशन के बाद बिदरी यहाँ आई होगी, मैं उसके नए सबूत कुछ बिदरियों के पीछे इंस्क्रिप्शन से मालूम होता है कि बिदरी यहाँ 1855-56 के करीब आ चुकी थी। हो सकता है कि असफजाई कोर्ट के लिए किसी फंक्शन वगैरह में कुछ कारीगरों से बुलाकर थोड़े दिन यहाँ काम कराया गया हो। बीदर के अलावा ये काम लखनऊ लेट 18th सेंचुरी में वहाँ भी हुक्के और इसी तरह की चीज़ें बनती हैं। This is a Bidar Deepam. I have been in Andhra, Telangana for last 40 years and I have always been very fascinated with the specialized handicraft of Andhra. So last year when my daughter actually wanted to send out some gifts, I thought I requested Mahmood Bhai here to do a Deepam. What my idea behind this was, I wanted to bring craft and things of utility in today's context. Earlier they used to make ugal dan and other things which are of not use in today's context for a housewife or a person to stay in the house. So we thought about this Deepam. I had a big prototype in a different metal. I gave it to Mahmood Bhai, who is a state body. I had ordered about 400 pieces. He did exquisite work, gave me on time, and he showed me so many samples and kept on guiding me about the design element. बिदरी की हस्तकला के बारे में एक आकर्षक तथ्य है उसके निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली रहस्यमय मिट्टी, जो कलाकारी की अंतिम प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है। ये मिट्टी बिदर के किले के अंदर से ली जाती है, किले के उस हिस्से जिसमें सैकड़ों वर्षों से बारिश की एक भी बूंद या धूप की रोशनी नहीं गई है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कभी हमारे पास ख़त्म नहीं होगा बिदर में, और इसलिए ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये जो धूल जो उड़ता है हमारे पास, जो डस्ट, तो डस्ट उड़ने के बाद उस एरिया में जमा होता है जहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा नहीं जाते, और वहाँ पे जो सुबह में जो शबनम गिरती है, उस शबनम की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा खारापन आता है। खारेपन की वजह से शायद ऊपर वाले ने इसमें हमको ब्लैकनेस कलर दिया है, और इसी वजह से हमारे जो बिदर की जो खास बात है उसी से कलर आता है। ये अंतिम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ये काली मिट्टी विशिष्ट रासायनिक गुण है जो अनुसंधान के बावजूद अस्पष्ट रही है। जो भी कारण हो, तथ्य ये है कि बिदरी का काम इस मिट्टी के अंतिम स्पर्श के बिना अधूरा रहेगा। क्या मिट्टी का अथाह भंडार खत्म हो जाने पर इस हस्तशिल्प का अंत होगा? लेकिन फिर क्या ये पिछले सैकड़ों वर्षों से नहीं चल रहा है? इसकी पुनः पूर्ति कहाँ से होती है? इन सवालों को अधूरा छोड़ना ही अच्छा है। जब तक बिदरी किले की मिट्टी मौजूद है, तब तक बिदरी का ये शिल्प जीवित रहेगा। मिट्टी के अलावा बिदरी हस्तकला में जस्ता, तांबे, चांदी और एमोनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस हस्तकला की प्रक्रिया लंबी एवं कठिन परिश्रम से जुड़ी है। सरे आकूजा खरीदार बरामद, खुद बरसरे आकूजा खरीदार बरामद, खुद बरसरे आकूजा खरीदार बरामद, खुद बरसरे आकूजा खरीदार बरामद। इस मोल्ड या ढालने में 16/1 के अनुपात में जस्ता और तांबे का पिघला हुआ धातु का मिश्रण डाला जाता है। उत्पाद डिज़ाइन के आधार पर अलग अलग धातु कास्टिंग को
एक एकल उत्पाद बनाने के लिए एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। बरसरे आकूजा खरीदार बरामद बिशगश्त रवाशद बिशगश्त रवाशद बिशगश्त रवाशद बिशगश्त रवाशद बिशगश्त रवाशद बरसरे आकूजा खरीदार बरामद बरसरे। कास्टिंग के बाद उत्पाद की रूखी ऊपरी सतह को सपाट बनाने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बफिंग कहा जाता है। उत्पाद पर डिज़ाइन तैयार करने के लिए कॉपर सल्फेट को उसके चमकदार सतह पर लगाया जाता है, जिससे ये रंग में अस्थायी रूप से काला हो जाता है, जिससे दस्तकार को काले रंग की सतह पर स्पष्ट रूप से डिज़ाइन अंकित करना आसान हो जाता है। अब शिल्पकार डिज़ाइन को पेंसिल जैसी मेटल स्टाइलस नामक उपकरण से उत्पाद पर उतारता है। वो सावधानी पूर्वक डिज़ाइन की रूपरेखा को अपनी कल्पना से अंकित करता है और परिचित परिवेश से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कुदरत के विभिन्न नक्श उजागर करता है। अभ्यास के वर्षों में उसके हाथों में छेनी ऐसी सहज पूर्णता के साथ काम करती है कि किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। डिज़ाइन की नाजुक टैपेस्ट्री अब उत्पाद पर पूर्ण रूप से फैली नजर आती है और जल्द ही पूरी सतह को कवर कर लेती है, जिससे बिदरी की कारीगरी की ये वस्तु बेहद बारीक काम के रूप में दिखाई देती है। नक्श जो बिदरी की कलाकृति में आम है, उसमें कई तरह के फूल, पत्ते, मछली, हीरे और लॉजेंज भी शामिल हैं। डिज़ाइन नक्श होने के बाद कलमकारी के कार्य शुरू करने का समय है। कला को अपने काम को सुशोभित करने के लिए शिल्पकार दो प्रकार की कलमकारी का काम करता है। डिज़ाइन के प्रकार के आधार पर या तो शीट या तार का काम इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध चांदी के बहुत पतले तार सावधानी से नक्श किए हुए डिज़ाइन में पेवस्त किए जाते हैं और इन्हें जमाने के लिए अंकित किए जाते हैं। कभी कभी इस काम में सोने का भी उपयोग किया जा सकता है। तब सतह को बफिंग से और चिकना बना दिया जाता है। अब डिज़ाइन बड़े करीने से तैयार हो गया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में उत्पाद पर अस्थायी काली कोटिंग नष्ट हो जाती है और ये फिर से सफ़ेद रंग में बदल जाता है। ये हम 7 पीस लेते हैं, इससे 7 इससे पानी डाल देते हैं। इसमें जो कंकर वगैरह जो रहते हैं वो हम निकाल देते हैं। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, जो हम इसको नौसागर बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बिदरी के कारीगर को तैयार उत्पाद के ऑक्सीकरण के लिए आखिरी मंजिल तक पहुंचना है और ये बिदरी किले की काली मिट्टी है। इस मिट्टी को उबलते पानी में अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाकर उसमें उत्पाद को डुबोया जाता है। ये बिदरी किले की अनोखी मिट्टी हर एक टुकड़े पर अपनी छाप छोड़ देती है। और उत्तम बिदरी के उत्पाद सारी दुनिया में इस काली और सफ़ेद शिल्प के सम्मोहन से सबको मोह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।